चली गई। अब यहाँ पे आ जाता है आपका गार्बेज कलेक्टर इन पाइथन। सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जो कि आपकी गार्बेज कलेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यू रूम। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये वाला टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन और या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दोगे, फॉर एग्जांपल जावा में दोगे, वहां पे भी ये टॉपिक आपका है। तो अगर आपको पाइथन समझ में आ गया तो और लैंग्वेजेस में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यू रूम, ठीक है, जो कि हमारा गार्बेज कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, अच्छा, अब आप लोग मेरे को ये बताओ, इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय गार्बेज? अनयूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग, जिसका कोई भी आपका यूज नहीं है, वो होता है गार्बेज। एंड हु इज गार्बेज कलेक्टर? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, कचरा उठाता है। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। 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 हाँ, जो कूड़ा उठाता है उसको क्या बोलेंगे? गार्बेज कलेक्टर। हाँ, इंग्लिश में गार्बेज कलेक्टर, कूड़ा उठाने वाला। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कूड़े वाला। ठीक है, हालांकि ये चीज गलत है, वो तो उल्टा सफाई कर रहा है। कूड़े वाले तो हम हैं, जो हम कूड़ा कर रहे हैं, और वो तो उल्टा साफ कर रहा है हमारा कूड़ा। ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं वैसे ही। तो वो है आपका कूड़े वाला, और जो कूड़ा है वो आपका लेके जाएगा। तो ही इज द गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ये आपका कूड़ा है। ठीक है, हमारे घर पे जनरली वो गाड़ी आती है, दिल्ली नगर निगम की एक नई मुहिम, ठीक है, वो आती है। आप इसमें अपना कूड़ा डालते हो और ये गाड़ी आपकी लेके चले जाती है। ठीक है, ये गाड़ी आपकी चली गई। अब यहाँ पे आ जाता है आपका गार्बेज कलेक्टर इन पाइथन। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि गार्बेज कलेक्टर होता क्या है। चलो, अच्छा, चलो एक आपको एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, मुन्ना, या ये आप हो और ये आपका दोस्त है मुन्ना। ठीक है, अब सुबह 6 बजे मुन्ना आपको कॉल करता है। ठीक है, ये आपको कॉल करता है कि भाई, अरे सो रहा है क्या? फिर आप बोलोगे, अरे तो 6 बजे कौन उठेगा? ठीक है, तो सो ही तो रहा हूं भाई। ये बोलता है कि अरे यार, मुझे ना एक 10,000 रुपये की जरूरत है, अर्जेंट में मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है, सुबह 6 बजे आपको कॉल करता है ये। अब इस केस में आप जनरली क्या करोगे? ठीक है, सुबह नींद से उठे हो, मूड वैसे ही खराब है, और सुबह किसी ने पैसे मांग लिए, तो आप क्या करोगे? बात को टालने की कोशिश करोगे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ यार। अब उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है। ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो आपने बोला कि चल यार ठीक है, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, मैं देखता हूँ, कुछ देखता हूँ, अगर होता है तो मैं तेरे को देता हूँ। जब आपने ये चीज बोल दी कि भाई मैं देखता हूँ, तो सामने वाला उस चीज को एक्नॉलेज कर लेता है कि भाई बंदे ने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली, अब ये कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, तो एक उम्मीद आ जाती है कि भाई ये कुछ ना कुछ करके मेरे को दे देगा। ठीक है, तो आपने फोन कट कर दिया और अब आप सो गए, अपनी नींद पूरी आपने करी। 6 बजे फोन आया था, आपने एक दो घंटा और सोने चले गए आप। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस 1-2 घंटे के बीच में इसने आपको दोबारा से फोन किया, और लगभग इसने आपको 30 मिस कॉल्स करी उस 1-2 घंटे के बीच में, कि भाई हाँ क्या हुआ जुगाड़ के नहीं हुआ, पैसे मिले नहीं मिले, मैं तेरे पास आऊं लेने, या तू मेरे को देगा, या ऑनलाइन करेगा, कैश देगा, कैसे करेगा, ये सब पूछने के लिए इसने 30 बार कॉल करी। ठीक है, तो फिर ये इसने उठ के दोबारा फोन देखा, फिर इसने बोला अरे भाई थोड़ा सा टाइम तो दे, अभी तो सुबह उठा ही हूँ, खाना पीना खाने दे, फ्रेश होने दे, नहाने दे, उसके बाद मैं देखता हूँ कुछ मिलता है तो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो ये आपका फ्रेंड था मुन्ना, वो बहुत ही रिक्वेस्टिंग फेस पे आया। ठीक है, आपके पास बोला कि यार प्लीज दे दे, अगर तूने नहीं दिए ना तो मैं तेरे घर पे फांसी लगा लूंगा पंखे से। ठीक है, अब जो आप हो, आप थोड़ा सा और थोड़े सॉफ्ट हो गए उसके लिए, कि यार इसको वाकई में जरूरत है इसीलिए ऐसा कर रहा, वरना ये जनरली ये नहीं करता ऐसा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जैसे तैसे करके उसको पैसे दे दिए। ठीक है, और
उसने बोला कि मैं ये 10,000 रुपये तेरे को 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, ठीक है। अब आपने उसको, अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए, 1 हफ्ते का टाइम उसने ले लिया, लेकिन अब आपके 2 हफ्ते आपके बीत गए, 2 वीक पास्ट, लेकिन अभी तक उसने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। और आपको मांगने में भी थोड़ी शर्म आ रही होगी, क्योंकि अक्सर होता है अपने पैसे मांगने में थोड़ी सी शर्म आती है, ठीक है। बट 1 हफ्ते का टाइम था और 2 हफ्ता निकल गया, तो उसको मांगना पड़ा कि भाई तुमने 1 हफ्ता बोला था, अब तो 2 हफ्ते बीत चुके हैं, भाई मेरे पैसे दो, मुझे भी जरूरत है, ठीक है। पहले मुन्ना ने आपको 30 बार कॉल करा था, अब आप इसको 100 बार कॉल करोगे कि भाई मेरे पैसे वापस दे, कहाँ पे है तू। बट ये क्या कर रहा है, ये इसको इग्नोर कर रहा है, इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, लेकिन ये इसको इग्नोर कर रहा है। आपने क्या किया, इसको 50 कॉल्स की, लेकिन आपका या तो रिप्लाई नहीं आया, या उठाया नहीं, या उसने कुछ बहाने मारे कि भाई अच्छा ठीक है मैं आज देता हूँ, मैं 8 बजे तक देता हूँ, 10 बजे तक देता हूँ, कल पक्का देता हूँ, गोली दे जा रहा है, ठीक है। जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, सिर्फ ये मुन्ना के साथ ही नहीं है, ये सबके साथ होता है। एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हर एक ह्यूमन जो है वो करता है, ठीक है। अब ये पूरी कहानी से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इफ यू वांट समथिंग वी कैन पे वेरी मच अटेंशन। अगर आपको कुछ चाहिए तो हम उस चीज पे काफी अटेंशन देंगे, हम काफी केयर करेंगे उसकी। बट इफ यू वांट टू गिव समथिंग देन वी विल नॉट गिव दैट मच केयर। अगर हमें कुछ देना होगा तब हम इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी के पीछे गार्बेज कलेक्टर का क्या रोल है मैं बता रहा हूं, ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है। जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लास में भी पिछले बैच में मैं कुछ नोट्स वगैरह लिखवा रहा था, तो किसी के पास पेन नहीं था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं लिख रहा है। वो कह रहा कि सर मेरे पास पेन नहीं है। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला ठीक है किसी से हेल्प ले लो, कोई किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो दे दो। तो वो सबके पास गया, किसी से पूछ रहा है, बहुत ही रिक्वेस्टिंग फेस में, अरे आपके पास 2 पेन है क्या, प्लीज मेरे को दे दो, मेरे को नोट्स वगैरह बनाने हैं। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है सबसे, ठीक है। तो किसी ने उसको पेन दे दिया, ठीक है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास ही हैज टू रिटर्न द पेन। उसको पेन को रिटर्न करना है जिससे उसने लिया था। लेकिन जैसी क्लास खत्म हुई ही वॉज बी लाइक ओए ये ले, ठीक है। जब आपको कुछ चाहिए था तब आपने काफी अटेंशन दी उस पर, लेकिन जब आपको वो चीज वापस देनी है तब आप इतना ध्यान नहीं देते, इतनी केयर नहीं करते, ठीक है। चलो अब समझते हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि गार्बेज कलेक्टर का इस एग्जांपल से क्या लेना देना है, ठीक है। चलो तो देखो, ये जो ह्यूमन का माइंडसेट है ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ज्यादा केयर करते हो, अगर आपको कुछ देना है वो चीज वापस करनी है तो आप इतनी केयर नहीं करते। तो ये जो नेचर होता है, बेसिक ह्यूमन नेचर जो होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट इन द प्रोग्रामिंग। कि जब आपको कुछ करना है तब तो आप अच्छे से उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन जब आपको वही चीज को रिटर्न करना है तो वो चीज पे आप इतनी ज्यादा केयर नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस माइंडसेट की वजह से हमें प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है जो कि मैं आपको अब बताता हूं। देखो इन C++, अगर आपने C++ पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। मैं बस आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ये C++ में जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो और साथ के साथ उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है। जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया C++ में obj इक्वल टू टेस्ट क्लास या स्टूडेंट क्लास, उसको क्रिएट करने के बाद जब आपका काम हो जाता है तब आपको उसको डिस्ट्रॉय भी करना होता है, ठीक है। तो यहां पे प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको क्रिएट भी करना है और डिस्ट्रॉय भी खुद ही करना है। बट जबकि पाइथन में अभी तक सिर्फ हमने क्रिएट करना देखा है, हमने उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं देखा। डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा काम हो गया। जब प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, हमारा काम हो चुका है ऑब्जेक्ट्स का, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें ताकि बेकार में जो मेमोरी है वो वेस्ट ना हो,
ठीक है, मेमोरी फुल ना हो, कोई ऐसा मेमोरी से रिलेटेड कोई एरर हमारे पास ना आए, ठीक है। तो C++ में ये होता था, बट पाइथन में क्या होता है? अब आ जाओ पाइथन में, इतना समझ में आ गया ना? अब आ जाओ पाइथन में, इसी का ही नाम चेंज कर देते हैं, C++ की जगह मैं कर देता हूं पाइथन, ठीक है। अब आ जाओ पाइथन, पाइथन या फिर जावा, जावा में भी सेम होता है, ठीक है। तो पाइथन और जावा में क्या होता है कि क्रिएट तो आप कर रहे हो, ठीक है, क्रिएट तो आप कर रहे हो, वो आपने सीख भी लिया कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन हमने अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया। बताओ क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया हमने, और डिस्ट्रॉय करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? देखो, इन सिंपल वर्ड, पाइथन में आपको नीड नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करो, ये पाइथन का एक फीचर है, फंक्शनैलिटी है। यू डू नॉट नीड टू टेक स्पेशल केयर फॉर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्रोग्रामर्स। अब आप रिलेट कर पा रहे हो? जब आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे तब तो आपने बना लिए, लेकिन जब आपका काम हो गया तब आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। तो बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट ऑफ द प्रोग्रामर्स, पाइथन डेवलपर और जावा डेवलपर ने क्या किया, ये चीज बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल कर दी कि जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होगा, बाय डिफॉल्ट आपके सारे ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है वो काफी बचेगी, परफॉर्मेंस वाइज काफी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है। जो मेमोरी होगी वो टाइम पर फ्री हो जाएगी। इसलिए इन पाइथन और इन जावा, प्रोग्रामर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, नॉट द डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट हमें देखना है कि डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, वो हमें देखना है। तो देखो, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंट जो है वो पाइथन ने रखा हुआ है, ठीक है। अब असिस्टेंट यहां पे बना, मान लो ये एक छोटा सा असिस्टेंट है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो कोई ना कोई तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, ठीक है। तो ये है वो आपका, अरे हट जा, ये इसकी आंख है, जो भी है देख लेना यार, ठीक है। ये है गार्बेज कलेक्टर, इसका काम है सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। इसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। तो ये एक तरह से पाइथन का असिस्टेंट है जो कि सब कुछ मैनेज करता है कि भाई मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई काम नहीं है, अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस ऑब्जेक्ट्स, यही गार्बेज कलेक्टर का काम होता है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी सी थ्योरी पार्ट पे। अब एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब आ जाओ थ्योरी पार्ट पे। तो थ्योरी पार्ट में देखो, in all languages like C++, programmer is responsible for both creation and destruction of objects. Destroy मतलब destruction, ठीक है। Usually programmer taking very special care while creating object. Programmer बहुत ध्यान देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे, बट जब उसका काम हो जाता है तब वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बट नेग्लेक्टिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजलेस ऑब्जेक्ट। जब आपका काम हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करो, बट प्रोग्रामर की माइंडसेट की वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। बिकॉज ऑफ दिस नेग्लेक्टेंस या फिर नेग्लिजेंस, टोटल मेमोरी कैन बी फिल्ड विद यूजलेस ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होता है, पूरी मेमोरी जो है वो यूजलेस ऑब्जेक्ट से फिल हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली विच रिजल्ट्स मेमोरी प्रॉब्लम्स एंड टोटल एप्लीकेशन विल बी डाउन विद आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। जो मैंने बताया उसकी थ्योरी है। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। बट इन पाइथन वी हैव सम असिस्टेंट। पाइथन में हमारे पास एक असिस्टेंट है विच इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में हमेशा रन करता रहता है, ये सर्च करता रहता है, अच्छा कोई यूजलेस ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे, जहां से उसको मिलता जाता है ये उसको मार देता है, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Hence, the main objective of garbage collector is to destroy useless object. If an object does not have any reference variable, then that object is eligible for garbage collection. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बताओ। लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब हुआ? हाँ, देखो, एक आपका ऑब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग नहीं करा रहा मैं फिलहाल, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि गार्बेज कलेक्टर होता क्या। आपका एक ऑब्जेक्ट बना,
ठीक है, इसका नाम आपने कुछ भी दिया T1, ठीक है, ये T1 जो है ये इस पे पॉइंट कर रहा है, लाइन डाल देता हूं, ये आपका T1 यहां पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने बोला कि T1 मेरा यहां पॉइंट नहीं करेगा, या फिर इसको आपने डिलीट कर दिया T1 को, ठीक है। मैंने बोला DEL T1, ठीक है, तो क्या होगा कि T1 जो है वो हो जाएगा डिलीट, या फिर एक काम करो, डिलीट ना करके ऐसे इसको ले लो, T1 इक्वल टू नन। आपने किया कि T1 जो है वो अब इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट ना करे, अब वो नन ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करे, नन मतलब कुछ भी नहीं, खाली, ठीक है। तो ये अब आपका नन ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करे, तो अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका जो रिलेशन यहां था, इस ऑब्जेक्ट पे ये पॉइंट कर रहा था, ये कट हो जाएगा। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपका, दिस ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। और सर ऑब्जेक्ट क्या सर, जैसे हमें रेफरेंस वेरिएबल चाहिए और ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो यूज होगा इसका? हाँ, रेफरेंस ये मैं आपको बताऊं, ये आगे बताऊंगा, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन और नॉट, हम कब कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मेरा गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है या नहीं? जब उस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ना करे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाँ। जब उसके रेफरेंस काउंट 0 होगा, जब उस पे कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तब वो एलिजिबल होगा गार्बेज कलेक्शन के, ठीक है। तो ये था आपका गार्बेज कलेक्टर का टॉपिक। अच्छा, इसको मैं एक और चीज में आपको दिखा देता हूं, ये मैंने आपको अभी भी बताया, व्हेन कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन एनी रेफरेंस वेरिएबल देन ओनली इट इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूं। दैट मीन्स इफ द रेफरेंस काउंट इज 0, अगर रेफरेंस काउंट मेरा 0 है तभी ऑब्जेक्ट जो है आपका गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। और वो सारा काम कौन करेगा? जो पाइथन का असिस्टेंट है गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, वो सारा काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का वो सब काम वो करने वाला है, ठीक है। अब आ जाता है हाउ टू अनेबल और डिसेबल गार्बेज कलेक्टर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाय डिफॉल्ट पाइथन में गार्बेज कलेक्टर रहता है, अनेबल रहता है, बैकग्राउंड में वो रन करता रहता है कि भाई वो ढूंढता रहेगा कि भाई कहां पे कौन सा यूजलेस ऑब्जेक्ट है, मैं उसको कर दूं डिलीट। लेकिन आप इस चीज को डिसेबल भी कर सकते हो। ये चीज आपको बाद में भी समझ में आई, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना अगली वीडियो में, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ये कैसे चेक कर सकते हैं कि गार्बेज कलेक्टर आपका अनेबल है या नहीं है, या अनेबल करना है या डिसेबल करना है, कैसे करेंगे। सिंपल सा है, प्रोग्राम में आ जाओ, प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, डोंट वरी, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इंपॉर्टेंट भी है इंटरव्यू रूम के लिए। जी देखो, आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जिसका नाम है जीसी, ठीक है। इंपोर्ट, एक मिनट, न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले रखिए यहां पे। आपको करना है इंपोर्ट जीसी, जीसी आपने इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर आप प्रिंट करा लो डायरेक्ट, इसके अंदर आपका एक मेथड है इज अनेबल्ड, डॉट इज अनेबल्ड। ये आपको बताएगा कि गार्बेज कलेक्टर आपका अनेबल्ड है या नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो ये देखो, ये आपका ट्रू आपको दे देगा, देखो आ गया ट्रू। मतलब मैं प्रूफ कर पा रहा हूं कि गार्बेज कलेक्टर में ना एनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को डिसेबल करना है तो जीसी डॉट डिसेबल ये फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे प्रोग्राम में गार्बेज कलेक्टर डिसेबल हो जाएगा। अब मैं दोबारा अगर इसको चेक करूंगा, अब मैं इसको इसके नीचे प्रिंट कराता हूं, डिसेबल करके प्रिंट करा रहा हूं, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आ गया फॉल्स। दोबारा से अनेबल करना है तो अनेबल लगा लो। अच्छा, पहले इसको डिसेबल ही रहने दो, डिसेबल करने के बाद दोबारा से अनेबल करता हूं, ठीक है। तो एक प्रिंट मैं यहां ले लेता हूं कि मैंने डिसेबल किया तो प्रिंट हो, और अनेबल करने के बाद उसका रिजल्ट प्रिंट हो। तो क्या आएगा? फॉल्स और ट्रू, ठीक है। डिसेबल में फॉल्स, अनेबल किया तो ट्रू, सिंपल। तो ये होता है आपका पूरा गार्बेज कलेक्शन की
जो टॉपिक है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में ये चीजें होती कैसे हैं, गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट कैसे डिलीट होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस वीडियो में? सर अगर हमने गार्बेज कलेक्टर को बंद कर दिया है तो हमें डिस्ट्रॉय खुद करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? हाँ, उस केस में आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रॉय करना ही है तो उसको डिसेबल ही क्यों करना? अगर आप चाहते हो कि मेरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ये कुछ ज़्यादा कर सकते हैं? कर सकते। हाँ, क्या पूछना है बताओ। कि हमें इसको इनेबल करना है देन डिसेबल करना है। नीड वही है ना। देखो, गार्बेज कलेक्टर का क्या काम है कि वो यूजलेस ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी फ्री होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो यही उसका एक एडवांटेज है। अब इसको अनेबल डिसेबल करने का क्या नीड है कि भाई अगर ये मेरे ऊपर है कि अगर मैं अनेबल करना चाहता हूँ अनेबल रखो, बाय डिफॉल्ट अनेबल ही रहता है। डिसेबल आप कर सकते हो लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। कब अराउंड 1 लाख में कोई आपको एक बार करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है। अगर वो अनेबल्ड है तो ये चीज़ अच्छी है कि आपकी जो यूजलेस ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई मेरी एप्लीकेशन छोटी सी है, ठीक है, अब वो उसमें कभी भी कोई मेमोरी से रिलेटेड इशू नहीं आने वाला, तो आप उसको डिसेबल कर दो। और डिसेबल करने का फायदा क्या होगा कि गार्बेज कलेक्टर भी आपका बैकग्राउंड में रन हो रहा है, एक प्रोसेस उसकी भी चल रही है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं स्पेस टाइम कुछ ले रहा है ना, तो आप उस प्रोसेस को रोक सकते हो। हाँ, छोटे प्रोग्राम के लिए आप उसको रोक सकते हो जिसमें आपको पता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन में कभी भी परफॉर्मेंस का या मेमोरी का कभी इशू नहीं आने वाला। उस केस में आप उसको डिसेबल कर सकते हो, बट ये बहुत रेयरली यूज होता है। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो वही चीज़ है ना कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पता हो किसी भी लैंग्वेज में। जरूरी है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो अगली वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।